हेलो विद्यार्थियों, हम लोग लूसेंट को कर रहे थे और आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज जो लूसेंट को आधार बनाते हुए चलाई थी और इसके तहत मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इन तीनों को साथ में लेके चल रहा हूं। इसके बाद हम मिसलेनियस की भी एक क्लासेस जल्दी ही लाने वाले हैं, जिससे कि मिसलेनियस के आने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के लूसेंट के बनने लगे। साथ ही स्पीडी करंट अफेयर्स के रूप में भी चल रही है। आप अपने करंट अफेयर्स को भी मजबूत कर सकते हैं और स्पीडी को भी मैंने पूरी तरीके से याद करा दिया है। इसलिए कोशिश करिए कि आप स्पीडी को भी याद कर सकें और इस तरह करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके बाहर ना जा सके। तो चलिए आज हम फिर पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं और पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो अभी इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या क्वेश्चन भारत के संविधान के प्रक्रिया में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रक्रिया में पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस समय जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए, हम लोगों ने 1858 का एक्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1861 में लाया गया। ये क्यों लाया गया? क्योंकि इसके पहले एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और 1857 की क्रांति ने बहुत सारे जो राज थे वो ओपन कर दिए और ब्रिटिश सत्ता को ये पता चल गया कि कंपनी अब भारत का शासन चलाने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए खुद ब्रिटिश की संसद को इसमें कूदना पड़ेगा और इस तरह ब्रिटेन जो है वो भारत के शासन को अपने हाथों में लेगा और कंपनी के शासन का अंत धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके तहत गवर्नर जनरल, जिसे अब वायसराय के नाम से जाना जाता था, उसकी अब पावर बढ़ाई जाएगी और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो कि काउंसिल होती थी उस काउंसिल का अब विस्तार कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी काउंसिल बढ़ा दी जाएगी, जो उसके काम बढ़ जाएंगे क्योंकि पूरे भारत को अब संभालना है। पहले बंगाल तक को संभालना था, इसलिए कार्यकारिणी परिषद के मेंबर कम होते थे, 3 होते थे, फिर 4 हुए, लेकिन यहां पर उसे पूरे भारत को संभालना है, इसलिए कार्यकारिणी परिषद की संख्या बड़ी कर दी जाएगी। दूसरा, इस समय डिपार्टमेंटल सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली का जन्म होगा और इस तरह लॉर्ड कॉनिंग जो है वो भारत का शासन चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट स्थापित करेगा और इस तरह विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी 1861 के एक्ट के तहत किया जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल बढ़ा रहा है। दूसरा, वो भारत का शासन, क्योंकि अब पूरे भारत को संभालना है, इसलिए वो पूरी तरीके से विभागीय प्रणाली को प्रारंभ कर रहा है, यानी डिपार्टमेंटल लेकर आ रहा है। गवर्नर जनरल को एक और चीज इस समय दी गई थी और गवर्नर जनरल को इस समय अध्यादेश जारी करने की जिम्मेदारी भी दी गई, यानी कि अब गवर्नर जनरल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान की और इस तरह अध्यादेश की जो शक्ति प्रदान की जाती है वो आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसकी अवधि कितने महीने तक हो सकती थी? 6 महीने तक हो सकती थी, इसलिए अध्यादेश की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। विभागीय प्रणाली अपनाई जा रही है, अध्यादेश जारी करने की पावर दी जा रही है, साथ ही गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्तियां दी गई हैं और इस तरह गवर्नर जनरल बंगाल, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर लाइन और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना करेगा। साथ ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और इस तरह अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई जाती थी, अब इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। यानी पहली बार भारतीयों को 1861 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किए जाने की बात कही गई और इस तरह भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामित कर सकता
था, तो वायसराय भारतीयों को भी जो है इस काउंसिल में शामिल कर सकता था, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नॉमिनेट कर सकता था। और इस तरीके से देखा जाए तो इस समय भारत में 1861 के एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। याद रखिएगा इसको, कार्यकारिणी परिषद, विभागीय प्रणाली, अध्यादेश जारी करना, पंजाब में काउंसिल गठित करना, भारतीयों को शामिल करना और गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी नॉमिनेट करना था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इस तरह शामिल किया। पहले बनारस के राजा थे जिनको इसमें शामिल किया गया, सेकंड पटियाला के महाराज और तीसरे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। यानी कि मनोनीत करने के लिए वायसराय यानी गवर्नर जनरल ने अपनी पावर का यूज़ किया और इस पावर के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल कर लिया। तो इंपॉर्टेंट है 1861 का एक्ट, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला जो है वो 1873 का अधिनियम है। 1873 का अधिनियम क्या कहता है? तो 1873 का अधिनियम ये कहता है कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के तहत कभी भी भंग किया जा सकता था और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। अब ध्यान दो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 2 मिनट का हम लोग, 1 मिनट रुकिए जरा। है ना, चलो अब देखो 1873। अब देखो कंपनी का शासन कैसे कैसे समाप्त किया जाएगा। देखो कंपनी का गठन कब किया गया? तो कंपनी का गठन 1699 में किया गया और कंपनी 1700 में भारत में आ गई। प्रारंभ में इन्हें व्यापार करने की अनुमति 15 वर्ष के लिए दी गई थी, जिसे आने वाले समय में लगातार बढ़ाया जाता रहा और इस तरीके से कंपनी भारत में धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाती रही। धीरे धीरे कंपनी जब अपनी पावर बढ़ाती रही तब इसी समय ब्रिटेन में क्या हो गया? ब्रिटेन में हो गई औद्योगिक क्रांति और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाने की वजह से, ठीक है, तो हम लोग इसको कर रहे थे, थोड़ा सा अव्यवस्था आ गई थी, लाइट ने प्रॉब्लम कर दी थी, इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा। चलिए, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि 1873 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाना था और इस तरह 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1699 में कंपनी का गठन किया गया, 1700 में उसे व्यापार करने की परमिशन मिल गई और 15 वर्षों के लिए उसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। जो समय समय पर अनुमति मिली उसे समय समय पर बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, जिसकी तरीके से औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खड़ी की गई और फैक्ट्रियों में माल तैयार किया गया। माल को बेचना था और बेचने के लिए बाजार चाहिए था, तो माल को बेचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यापार है जो कर सकता है किसी देश के साथ तो वो है भारत, और भारत जैसे एक बड़े देश के साथ एक बहुत बड़ा बाजार भी उनको मिल जाता। इसलिए ब्रिटेन की जनता ने, जो वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल थे, उन लोगों ने दबाव बनाया और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, याद रखना सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए हैं, ना कि प्रशासनिक। लेकिन चाइना के साथ व्यापार करने की परमिशन दे दी गई थी। बाद में 1833 में उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और व्यापारिक एकाधिकार भी जो चाइना से था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब ये होता रहा, इसमें आगे चलकर 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति हो जाने के बाद अब ये तय किया गया कि भैया अब इनका शासन कंपनी का समाप्त कर दिया जाए। तो 1858 में इसके प्रशासनिक अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक वायसराय के पद का सृजन कर दिया गया
और वायसराय जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जिसे ब्रिटेन के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन कंपनी अब धीरे धीरे इसे समाप्त करके पूरी तरीके से शासन अपने हाथों में लेना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1884 यानी 1 जनवरी 1884 को कंपनी को पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दिया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो जाने के बाद अब पूरा कानून किसके हाथों में है? ब्रिटेन की संसद के हाथों में, ब्रिटेन की रानी के हाथों में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथों में। इसलिए अब ब्रिटेन का शासन चलाने के लिए एक शाही अधिनियम पारित किया जाएगा 1876 में। लेकिन ये मुख्य रूप से लॉर्ड कर्जन के समय जो महारानी को एक तरीके से भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए कर्जन नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से लॉर्ड जो लिटन था उसके समय किया जाएगा। और इस अधिनियम के समय जो है वो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लिटन, उसने केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति के लिए लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 6ठा सदस्य जोड़ा गया। लेकिन 28 अप्रैल 1876 को एक अनाउंसमेंट किया गया और इस तरह महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इस तरीके से भारत की साम्राज्ञी किसको घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। कब? 1876 में, क्योंकि कंपनी का शासन धीरे धीरे समाप्त किया जाना था, इसलिए ये कदम उठाए गए और इस तरीके से पूरी तरीके से ब्रिटिश कानून अब भारत में लाद दिए जाएंगे। शाही अधिनियम 1876 के तहत जब महारानी विक्टोरिया को इस समय केसर हिंद का टाइटल देने के लिए और भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए जब यह किया गया, तो हुआ यह कि इस समय इसका बहुत विरोध किया गया। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था और अकाल पड़े होने के बावजूद भी इस समय बहुत सारा पैसा खर्च किया गया महारानी को इस समय साम्राज्ञी घोषित करने के लिए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लाया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिलेक्शन का मतलब है कि उसी मेंबर के लोग मिलकर अपने में से किसी एक को प्रतिनिधि चुन लेंगे। रेवेन्यू और व्यय और बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्तियां दी गई। यानी कि 1892 में जो भी व्यय किया जा रहा है, जो भी बजट पेश किया जा रहा है, उस पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई कि कहां पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। यह भी 1892 में किया गया। 1909 में भारत का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। याद रखना, 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मार्ले इंडियन सेक्रेटरी थे और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। अब इसमें क्या किया जाएगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, 1909 के एक्ट के तहत पहली बार मुसलमानों को उनकी विशेष स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष दर्जा देने के लिए और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई बांटने के लिए, मतलब खाई बढ़ाने के लिए एक ऐसी लाइन खींची अंग्रेजों ने कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। और इसके लिए फूट डालो शासन करो की नीति के तहत उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंधन कर दिया और मुसलमानों को विधान परिषद के चुनावों में भाग लेने के लिए उनकी सीटों को रिजर्व कर दिया गया और इस तरह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। इसके तहत मुसलमान सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुसलमान मतदाताओं के द्वारा ही कर सकते थे, यानी मुसलमान मतदाताओं के द्वारा ही अब मुसलमान कैंडिडेट नियुक्त किए जाएंगे। भारत में इस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी भी दी गई, यानी कि पहली बार कोई निर्वाचित होकर भी आ सकता था। और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करते हुए
भारत में पहली बार हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियों के बीच एक ऐसी खाई को गहरा कर दिया जिसे आज भी हम लोग देखते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने ही भारत और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा की और इस तरह मुसलमान हिंदुओं का और हिंदू मुसलमानों का विरोधी हो गया। इसी तरीके से आगे चलकर जो अधिनियम लाए जाएंगे, उसी अधिनियम के तहत एक मैकडोनल्ड अवार्ड लाया जाएगा जिसे सांप्रदायिक पंचांग के नाम से जाना जाएगा 1932 में, जिसके तहत हरिजन यानी निचले तबके के लोगों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए जो निचले तबके के जो लोग हैं वो भीमराव अंबेडकर को आधार बनाकर, जो कि भीमराव अंबेडकर निचले तबकों के उद्धार के लिए लड़ रहे थे, अब उनको भी अंग्रेज हिंदुओं से अलग कर देंगे। और जो अंग्रेजों ने चाल चली हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद उत्पन्न करने की, और जो चाल उन्होंने 1932 में हिंदू और निचले तबके के लोगों के बीच में, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। आज भी आप देख सकते हो निचले तबके के लोग भीम आर्मी या फिर ऐसे संगठन बनाकर जो है अपने आप को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास कर रही है। मुसलमान पहले से ही हिंदुओं से अपने आप को अलग कर चुके हैं। ये सब अंग्रेजों का पौधा है जो उन्होंने उगाया था, और ये पौधा आज वो पेड़ बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हम चाहें भी तो उसको काट नहीं सकते हैं। अंग्रेजों ने जो 1909 में चाल चली, वही अगली चाल 1932 में भी चली जाएगी। पहले मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाएगा, बाद में दलितों को हिंदुओं से अलग किया जाएगा। और इस तरीके से लॉर्ड मिंटो ने मिंटो की गोली खिला दी, और लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक उसे कहा गया। और इस तरीके से लॉर्ड मिंटो की चाल चल गई, हिंदू से मुसलमान अलग हो गया। तो 1909 का एक्ट का पहला पॉइंट याद रखना, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के बाद पहली बार भारतीयों में जो है अब काउंसिल को बड़ा किया जाना था। 1909 के एक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, और 1909 के एक्ट के तहत भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अब नियुक्ति की जाएगी। तो याद रखना, 1909 के एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन भी, और भारत के सेक्रेटरी और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति भी की जा सकती थी। और इस तरीके से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, क्योंकि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने कहा गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस समय याद रखना क्या क्या चीजें की जा रही हैं। तो इस समय मुख्य रूप से जो चीजें की जा रही हैं उसमें पूरक प्रश्न पूछा जाना, पहली बार बजट पर वाद विवाद प्रस्तुत करना, सार्वजनिक हितों पे विषय पर प्रस्ताव पेश करना, पूरक प्रश्न पूछना, ये सब इसी एक्ट के तहत दिए गए, क्योंकि भारतीयों को अब जो है उनकी कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और अब प्रांतों के, क्योंकि अगर प्रशासन चलाया जाएगा तो प्रशासन दो तरह से चलाया जाएगा। तो प्रशासन चलाने के लिए एक यानी केंद्र होगा जिसमें केंद्रीय परिषद काम करेगी, और एक राज्य होंगे जिसमें प्रांतीय परिषद काम करेगी। ठीक है, प्रांतीय परिषद में भारतीयों के लिए ओपन कर दिया गया, और भारतीयों को इसमें अधिक से अधिक शामिल किए जाने पर कहा गया, और इस तरह प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि कर दी गई, क्योंकि भारतीयों को भी शामिल करना था। केंद्रीय परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया गया, और इस तरह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नॉमिनेट किए गए। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन को वायसराय की कार्यकारी परिषद का पहला सदस्य बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया, लेकिन किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है,
इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी लाया गया। यानी कि इस समय अधिनियम के तहत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि राजाओं रजवाड़ों का जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता था, मतलब रजवाड़ों का भी प्रमेय होता था, वकीलों का भी होता था, ठीक है, प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, जमींदार होते थे, सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। तो ये सारे चेंजेस इसमें किए गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें देखने को मिलती है कि 1909 के जो लॉर्ड मार्ले यानी लॉर्ड मार्ले ने इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव के रूप में, और मिंटो जो है वो भारत के वायसराय के रूप में थे, पढ़ चुके हम लोग इसको। तो पहली बार जो हमने पढ़ा था कि 1909 में लॉर्ड मार्ले को इंग्लैंड में भारत के सचिव के रूप में और मिंटो को भारत के वायसराय के रूप में रखा गया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का है। तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम था, तो वो था 1909 का अधिनियम। 1919 में भारत का शासन अधिनियम लाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इस समय मार्टेंग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय होंगे। इसमें मुख्य रूप से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य काउंसिल और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्र में द्विसदन चलेंगे, एक चलेगा राज्य की परिषद काउंसिल काम करेगी, दूसरी तरफ केंद्र की विधानसभाएं काम करेंगी। राज्य की जो काउंसिल काम करेगी उनके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 जो हैं वो निर्वाचित होकर आएंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था। यानी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और एक तरफ बनाई गई राज्य परिषद, और राज्य परिषद में यह तय किया गया कि अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाना है, और एक बनाई गई केंद्र की विधानसभा। राज्य परिषदों की संख्या 60 रखी गई, जिसमें से 34 को चुना जाना था और इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाना था। ठीक है, बाकी जो हैं केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी 144 रखी गई, जिसमें 104 निर्वाचित होंगे और 40 मनोनीत होंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केंद्र की विधानसभाओं में 144 मेंबर रखे गए। 144 मेंबर में से 140 में से 104 जो थे वो निर्वाचित होंगे। इसमें कितने निर्वाचित होंगे? 34। बाकी कितने बचे? 16 मनोनीत होंगे। इसमें कितने बचे बाकी? इसमें बचे 40। ये 40 मनोनीत किए जाएंगे और इस तरीके से इन 40 को मनोनीत किया जाएगा। तो मुख्य रूप से केंद्र की विधानसभा परिषद का गठन किया गया था और विधानसभा परिषद मतलब केंद्र में जो विधानसभा परिषद लाई गई थी उस विधान परिषद में मुख्य रूप से यह तय किया जाना था कि जो राज्य की विधानसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? राज्य की विधानसभा के सदस्यों को, अगर राज्य की विधानसभा के मेंबर जो निर्वाचित होकर आए हैं 34, इन्हें कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। केंद्र में जो चुनकर आए हैं, कितने चुनकर आए हैं? 104 आए हैं, इन्हें 3 वर्षों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। दोनों सदनों के अधिकार समान होंगे। इनमें सिर्फ एक अंतर क्या है? अंतर यह है कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। किसको था? निचले सदन को था। यानी निचला सदन ही इसमें स्वीकृति प्रदान कर सकता था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1919 के एक्ट के तहत। केंद्रों में द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1935 के एक्ट के तहत।
प्रांतों में द्वेष शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। और लियोनस कार्टियस जो हैं वो इस समय इसके जनक माने गए। और इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों में दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। एक किया गया आरक्षित, दूसरा किया गया हस्तांतरित, यानी कि इसे जो है अंतर यानी कि किया जा सकता था। आरक्षित विषय वो जो कि सरकार के अधीन रहेंगे, हस्तांतरित वो जो कि भारतीय या अन्य संस्थाओं को दिए जाएंगे। और इस तरीके से 1919 का एक्ट पारित किया गया। क्या है आरक्षित विषय और क्या है हस्तांतरित विषय, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।